Hello friends, today we are revising important standard SF 705 deal with the modification to the opinion in the independent auditor report. ये स्टैंडर्ड अपने को ये सिखाता है कि हमें रिपोर्ट मॉडिफिकेशन जब करनी है तो कब किस सिचुएशन में हम रिपोर्ट मॉडिफाई करेंगे और हमारा फॉर्मेट क्या होगा मॉडिफिकेशन का, मॉडिफिकेशन की क्या लैंग्वेज अपन ऑडिट रिपोर्ट में यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्ट जो मॉडिफिकेशन होती है वो तीन टाइप की मॉडिफिकेशन हो सकती हैं। फर्स्ट इज द कि क्वालिफाई ओपिनियन, सेकेंड एडवर्स और थर्ड वन इज द डिस्क्लेमर। और नॉर्मली ऑडिटर मॉडिफाई जो रिपोर्ट करता है वो दो केस में करता है। पहला केस कि अगर ऑडिटर को एविडेंस मिल गए हैं मिस स्टेटमेंट के और उसका इफेक्ट मटेरियल है या फिर मटेरियल एज वेल एज परवेसिव भी है, या फिर सेकेंड केस की अगर ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस टू कंक्लूड दैट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट और नॉट and the effect of such undetected misstatement may be material or may be material as well as pervasive. In such case the auditor shall modify the opinion. तो दो वजह से ऑडिटर रिपोर्ट मॉडिफाई करता है रीजन फाइनली। पहला कि अगर मिस स्टेटमेंट मिल गए हैं मटेरियल, और सेकेंड अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो किन किन सर्कमस्टेंसेस में ऑडिटर रिपोर्ट को मॉडिफाई कर सकता है, यानी क्वालिफाई, एडवर्स या डिस्क्लेमर इशू कर सकता है। पहला कि अगर ऑडिटर को एविडेंस मिल गए हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर वोल आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट मे बी ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, लाइक कंपनी इन अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई कर रही है या इन अप्रोप्रिएट अप्लीकेशन गलत यूज कर रही है अकाउंटिंग पॉलिसीज का, या इन अप्रोप्रिएट या इन एडवोकेट डिस्क्लोजर नहीं दे रही है। मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स में डिस्क्लोजर या तो कम दे रही है या नहीं दे रही है। या फिर एक और केस एग्जांपल हो सकता है डिसएग्रीमेंट बिटवीन द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट अबाउट एनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड सेकेंड रीजन है मॉडिफिकेशन का, अगर ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू कंक्लूड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस मे बी ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। Limitation imposed by the management, limitation imposed by circumstances which is beyond the control, and circumstances relating to nature and timing of audit work. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट वर्क का एग्जांपल लाइक हमें 31 मार्च की इन्वेंट्री वेरिफिकेशन, कैश वेरिफिकेशन करना है, लेकिन हमारी अपॉइंटमेंट जो है वो बहुत डिले हुई है। हमारी अपॉइंट तो हम अनेबल है बेटा, हम इन्वेंट्री काउंटिंग परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, हम कैश वेरिफिकेशन का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी अपॉइंटमेंट बहुत लेट हुई है। 31 मार्च के बहुत डिले अपनी अपॉइंटमेंट हुई है ऑडिटर की। अब क्वालिफाई ओपिनियन की मीनिंग दी गई, दो केस में क्वालिफिकेशन जाएगा। पहला, अगर ऑडिटर एविडेंस ले लिया सफिशिएंट कंक्लूड मिस स्टेटमेंट जो है इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट आर मटेरियल बट नॉट परवेसिव। परवेसिव की क्या मीनिंग होगी अपन अभी आगे देखेंगे। एंड सेकेंड, अगर ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस and conclude that possible effect of financial statement in undetected misstatement, that means undetected misstatement का possible effect could be material but not pervasive, qualify report देगा। सेकेंड, एडवर्स रिपोर्ट एक केस में देगा अगर ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया है, मिस स्टेटमेंट मटेरियल भी है एज वेल एज परवेसिव भी है, तो ऑडिटर एडवर्स रिपोर्ट देगा। परवेसिव की मीनिंग एक बार सीए इंटर मई 22 में आ चुकी है। परवेसिव का मतलब नॉर्मली ये टर्म्स यूज किया जाता है इन कंटेक्स्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट, ये डिस्क्राइब किया जाता है टू डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द मिस स्टेटमेंट और पॉसिबल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मिस स्टेटमेंट इफ एनी दैट आर अनडिटेक्टेड ड्यू टू द इनएबिलिटी टू ऑब्टेन। तो बेटा मिस परवेसिव जो वर्ड है, ये वर्ड यूज किया जाता है इन कंटेक्स्ट ऑफ द मिस स्टेटमेंट टू डिस्क्राइब द इफेक्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द मिस स्टेटमेंट या फिर पॉसिबल मिस स्टेटमेंट, अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट इफ एनी ड्यू टू इनएबिलिटी टू ऑब्टेन द सफिशिएंट अप्रोप्रिएट। कब एक परवेसिव माना जाएगा इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बहुत बड़ा इफेक्ट कब माना जाएगा,
इन ऑडिटर जजमेंट, जब कोई मिस स्टेटमेंट जो है वो नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट, अकाउंट और आइटम ऑफ फाइनेंस, मतलब केवल एक ही एरिया, एक ही अकाउंट में गलती नहीं है, बहुत सारे अकाउंट्स में गलतियां हो रही है, तो उसे परवेसी माना जाएगा। तो व्हेन आर मिस स्टेटमेंट आर नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट, स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंस या एन आइटम ऑफ, एक आइटम पर एक आइटम से रिलेटेड नहीं है, वो कई चीज़ों को इफेक्ट कर रहा है, या फिर इट्स सो कन्फाइंड, भले ही वो एक आइटम में गलती हुई है बट वो आइटम जो है वो सब्सटेंशियल पोर्शन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, मतलब एक ही आइटम में मिस स्टेटमेंट मिला है और वो जो है वो जो आइटम है वो सब्सटेंशियल पोर्शन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, या फिर मिस स्टेटमेंट है इन रिलेशन टू डिस्क्लोजर दैट आर फंडामेंटल टू द यूजर अंडरस्टैंडिंग, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर नहीं दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कंपनी में कितने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, किसके किसके साथ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ये यूजर के नॉलेज में लाना बहुत ज़रूरी है, और अगर मैनेजमेंट उसका डिस्क्लोजर नहीं दे रही है तो इसे परवेसी माना जा सकता है। तो बेटा परवेसी कब माना जाएगा? 3 केस में, अगर वो नॉट, जो मिस स्टेटमेंट है वो नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट, अकाउंट बैलेंस और आइटम ऑफ फाइनेंस, या फिर भले ही वो कन्फाइंड है पर्टिकुलर आइटम बट वो पर्टिकुलर आइटम सब्सटेंशियल पोर्शन कवर करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, या फिर इन रिलेशन टू डिस्क्लोजर्स दैट आर फंडामेंटल टू द यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और थर्ड इज द डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ऑडिटर डिस्क्लेम करेगा जब ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू एंड द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट कुड बी मटेरियल एज वेल एज परवेसिव। कभी कभी मैनेजमेंट ऑडिट एक्सेप्ट होने के बाद ऑडिटर के स्कोप पर लिमिटेशन इंपोज करती है। ऑडिटर ने ऑडिट एक्सेप्ट कर ली, उसके बाद मैनेजमेंट स्कोप पर लिमिटेशन, मैनेजमेंट बोल रही है ये चेक मत करो, ये वेरिफिकेशन मत करो, ये डॉक्यूमेंट हम नहीं देंगे, एक्सटर्नल कंफर्मेशन मत लो, इन्वेंट्री वेरीफाई मत करो। तो ऑडिटर सबसे पहले देखेगा कि क्या उस लिमिटेशन से ऑडिटर के लाइकली टू रिजल्ट, क्या ऑडिटर की ओपिनियन लाइकली टू क्वालिफाई या डिस्क्लेम हो सकती है, कि अगर यस तो मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करो टू रिमूव द सच लिमिटेशन। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर रही है लिमिटेशन को हटाने में तो ऑडिटर एक बार कम्युनिकेट करेगा TCWG को, रिक्वेस्ट करेगा कि आप मेरी लिमिटेशन हटाइए। अगर वहाँ से भी TCWG भी अनेबल टू डू एनीथिंग, इन सच केस अब ऑडिटर डिटरमाइन करेगा पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, क्या मैं लिमिटेशन लगाने के बाद भी क्या अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले सकता हूं। इफ यस ओके है, इफ नॉट, अगर वहां से कोई एविडेंस नहीं मिल पा रहा है, अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट, तो ऑडिटर अब फाइनली डिटरमाइन करेगा पॉसिबल इफेक्ट उस अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट का, पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनडिट, क्योंकि वो एविडेंस नहीं ले पा रहा है, इसका मतलब पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट। अगर मटेरियल है बट नॉट परवेसिव, क्वालिफाई द ओपिनियन। अगर मटेरियल एज वेल एज परवेसिव है तो ऑडिटर रिजाइन दे सकता है, इफ परमिटेड बाय द लॉ एंड रेगुलेशन, और बट इफ नॉट पॉसिबल टू रिजाइन, इन सच केस द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट टू TCWG एंड डिस्क्लेम द ओपिनियन। ऑडिटर अपनी ओपिनियन को डिस्क्लेम कर देगा अगर रिजाइन देना पॉसिबल नहीं है। फाइनली बेटा फॉर्मेट में क्या चेंजेस होगा, जब भी हम क्वालिफाई या एडवर्स या डिस्क्लेमर देंगे तो हमारी ओपिनियन में क्या क्या चेंजेस होगा। तो फर्स्ट वन इज द कि जब ऑडिटर रिपोर्ट मॉडिफाई करेगा तो फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चेंजेस होंगे क्वालिफाई, एडवर्स और डिस्क्लेमर में। क्वालिफाई ओपिनियन में मेनली ऑडिट रिपोर्ट के 3 पैराग्राफ में चेंजेस होगा, ओपिनियन पैरा, बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा एंड ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा। तीनों केस में कुछ चेंजेस होंगे। ओपिनियन पैराग्राफ में जो 5 बेसिक आइटम आते हैं, आइडेंटिफाई द एंटिटी का नाम जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड स्टेट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स, रेफरेंस ऑफ नोट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एंड डेट एंड पीरियड कवर बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सेम रहेगा। यहाँ पर ओपिनियन पैराग्राफ की जो हेडिंग है ओपिनियन पैरा की वो चेंज हो जाएगी, क्वालिफाइड ओपिनियन, यहाँ पर हो जाएगी हेडिंग एडवर्स ओपिनियन और यहाँ पर हो जाएगी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ये फर्स्ट चेंज। उसके बाद 5 जो जर्नल बातें रहेंगी क्वालिफाई में सेम रहेगा, एडवर्स में भी सेम 5 पॉइंट जो ओपिनियन पैराग्राफ के ऐसे 700 में दिए गए वो सेम रहेंगे,
डिस्क्लेमर में वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड पॉइंट चेंज हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट में क्या चेंज होगा बेटा, सेकेंड पॉइंट में जर्नली अपन लिखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड, उसकी जगह फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड की जगह अपने को डिस्क्लेमर में यूज करना है स्टेट दैट ऑडिटर वाज इंगेज टू ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि ये लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, ऑडिटर वाज इंगेज टू ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये चेंज होगा सेकेंड पॉइंट में ओपिनियन पैराग्राफ में इन केस ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ठीक, उसके बाद बेटा जो ओपिनियन देंगे फाइनली कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर व्यू, वो ओपिनियन की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी, अगर मैं क्वालिफाई ओपिनियन दे रहा हूं और क्वालिफाई ओपिनियन दे रहा हूं ड्यू टू मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऑडिटर अपनी ओपिनियन पैराग्राफ में लिखेगा एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस फॉर क्वालिफाई ओपिनियन सेक्शन, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस फॉर क्वालिफाई सेक्शन, when reporting in the accordance with the fair presentation framework, अगर ऑडिटर रिपोर्टिंग कर रहा है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में तो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा द कंपेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ। और अगर वो कंप्लायंस फ्रेमवर्क में रिपोर्टिंग कर रहा है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर इन ऑल मटेरियल एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस फॉर क्वालिफाई ओपिनियन सेक्शन, द कंपेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट have been prepared in all material respect in accordance with the applicable FRF। और अगर ऑडिटर रिपोर्ट मॉडिफाई कर रहा है ड्यू टू इनएबिलिटी टू ऑब्टेन द सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो ऑडिटर यूज करेगा एक्सेप्ट फॉर, पॉसिबल वर्ड ऐड कर देना है, पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस फॉर क्वालिफाई सेक्शन, द कंपेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट ट्रू फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ। एडवर्स ओपिनियन में जो शुरू के 5 पॉइंट है वो सेम रहेंगे, उसके बाद बस ओपिनियन लैंग्वेज चेंज होगी। ओपिनियन लैंग्वेज में आपको क्या लिखना है कि because of the significance of matter described in the basis for adverse section, when reporting in accordance with fair presentation, the campaign financial statement do not present fairly in accordance with applicable FRF। और अगर compliance framework में रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो लिखेंगे the campaign financial statement have not been prepared in all material respect in accordance with the applicable FRF। अगर डिस्क्लेमर दे रहे हैं तो ऑडिटर अपनी ओपिनियन में लिखेगा कि auditor does not express any opinion on the campaign financial statement because of the significance of matter described in the basis for disclaimer section. The auditor has not been able to obtain the sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for audit opinion on the फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बेटा ये हो गया अपना ओपिनियन पैराग्राफ चेंज करना। अब बेटा सेकंड इज द बेसिस फॉर ओपिनियन, अब इसकी भी हेडिंग चेंज कर देंगे, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन लगा देंगे, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। और बेटा बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ में 4 पॉइंट आते हैं एज पर एसए 700 कि पहला पैराग्राफ आता है कि हमने ऑडिट एज पर एसए के अकॉर्डिंगली कंडक्ट की है, दूसरा आता है कि हमने ऑल एथिकल रिक्वायरमेंट कंप्लाई की इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंसी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रेफरेंस देते हैं, जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी डिफाइन की गई है उस पैराग्राफ का रेफरेंस देते हैं। और लास्ट वन इज द इन ऑडिटर बिलीव द एविडेंस दैट हैज बीन ऑब्टेन आर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर ऑडिट ओपिनियन। तो बेटा बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ में जो 4 पॉइंट आते हैं उसमें जो 4th पॉइंट है, जो ऑडिट एविडेंस जो उसने लिखे हैं, जो ऑब्टेन किए हैं, वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट है टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर, यहां पर क्वालिफाइड ओपिनियन वर्ड ऐड हो जाएगा, बस बेसिस फॉर क्वालिफाइड, यहां पर बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन वर्ड ऐड हो जाएगा, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन। और जब हम डिस्क्लेमर करेंगे तो बेसिस फॉर ओपिनियन के 2 पॉइंट नहीं आएंगे, बेसिस फॉर ओपिनियन के 2 पॉइंट डिस्क्लेमर के केस में नहीं आएंगे। डिस्क्लेमर पहले सबसे लास्ट पॉइंट नहीं आएगा बेटा, सबसे लास्ट पॉइंट नहीं आएगा, सबसे लास्ट पॉइंट नहीं आएगा। तो जब डिस्क्लेमर करेगा तो बेसिस फॉर ओपिनियन में जो 4 पॉइंट आते हैं उसमें 2 पॉइंट नहीं आएंगे। कौन सा 2 पॉइंट? फर्स्ट 4th नंबर पॉइंट, दो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन आर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट, 4th नंबर पॉइंट, और 2nd नंबर पॉइंट रेफरेंस टू द सेक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट
वेयर द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बीन डिस्क्राइब। ये 2 पॉइंट अपने को रिपोर्टिंग नहीं करनी है। जब अपन डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे तो बेसिस फॉर डिस्क्लेमर सेक्शन में अपन 4 पॉइंट जो होते हैं उसमें से 2 पॉइंट को ओमिट कर देंगे, 2 पॉइंट को ओमिट कर देंगे। अब बेटा रीजन बताएंगे अपन बेसिस फॉर ओपिनियन में कि क्वालिफाई क्यों कर रहे हैं, क्वालिफाई एडवर्स क्यों कर रहे हैं और डिस्क्लेमर क्यों कर रहे हैं। क्वालिफाई नॉर्मली 2 रीजन से होता है, मिस स्टेटमेंट या अनेबल टू ऑब्टेन द सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिटर अगर गलती मिली है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिला है जो स्पेसिफिक अमाउंट से रिलेटेड है, तो ऑडिटर उस अमाउंट को क्वांटिफाई करेगा, है ना। और अगर उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट को भी क्वांटिफाई करेगा, लेकिन अनेबल है उसका क्वांटिफाई करना फाइनेंशियल इम्पैक्ट, तो ऑडिटर ये चीज़ बता देगा कि अनेबल टू क्वांटिफाई द फाइनेंशियल इफेक्ट। और अगर मिस स्टेटमेंट है ड्यू टू नॉन डिस्क्लोजर और नरेटिव डिस्क्लोजर, तो ऑडिटर ये बताएगा कि कौन सा मैटर नॉन डिस्क्लोजर किया गया या कम डिस्क्लोजर दिया गया। और अगर मॉडिफिकेशन ऑडिटर कर रहा है ड्यू टू इनएबिलिटी टू ऑब्टेन द सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो ऑडिटर बताएगा रीजन बताएगा कि क्या रीजन है ड्यू ऑफ सच इनएबिलिटी, रीजन फॉर सच इनएबिलिटी, ये ऑडिटर बताएगा अंडर द बेसिस फॉर क्वालिफाई एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अब फाइनली ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा चेंज होगा। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा बेटा केवल लास्ट डिस्क्लेमर में पूरा चेंज होगा, क्वालिफाई में कोई चेंज नहीं होगा, एडवर्स में कोई चेंज नहीं होगा, केवल डिस्क्लेमर में ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। अब केवल 3 बातें, जो अपन बहुत सारी बातें ऐसे 700 में पढ़ते हैं वो कुछ नहीं लिखना है, केवल 3 बातें लिखना है। पहला, द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, द स्टेटमेंट दैट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द एसे एंड टू इशू द ऑडिट रिपोर्ट। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट कंडक्ट करने की और ऑडिट रिपोर्ट इशू करने की। And second, a statement that however because of the matter described in the basis for disclaimer of section, the auditor was not able to obtain the sufficient appropriate audit evidence to provide the basis of the audit opinion on the financial statement. And third one is the statement about that auditor independency and other ethical requirement, यानी कि ऑडिटर जो ऐसे 700 में जो अपनी इंडिपेंडेंसी और अदर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में एक स्टेटमेंट देना होगा कि वो इंडिपेंडेंट है और उसने सभी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल किया है। ये 3 बातें ऑडिटर डिस्क्लेमर में, जब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होगा तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में 3 बातें आएगी। कौन कौन सी 3 बातें? पहला कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट कंडक्ट करने की इन अकॉर्डेंस विद एसे एंड टू इशू द रिपोर्ट, बट बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस फॉर डिस्क्लेमर सेक्शन, ऑडिटर वाज नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर ऑडिट ओपिनियन। एंड थर्ड वन इज द स्टेटमेंट अबाउट द ऑडिटर इंडिपेंडेंसी एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज रिक्वायर्ड बाय एसे 700। और बेटा एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो अपन पढ़े थे एसे 701 में, कि अगर ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देता है तो ऑडिटर कभी भी की ऑडिट मैटर इंक्लूड नहीं करता है। जब भी ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देता है तो ऑडिटर कभी भी की ऑडिट मैटर इंक्लूड नहीं करता अनलेस रिक्वायर्ड बाय द लॉ एंड रेगुलेशन, अनलेस रिक्वायर्ड बाय द लॉ एंड रेगुलेशन। तो फाइनल कंक्लूजन क्या क्या चेंजेस होगा, एक बार 5 सेकंड में केवल समराइज कर रहा हूँ। देखिए ओपिनियन पैराग्राफ की हेडिंग चेंज हो जाएगी, यहाँ पर क्वालिफाई ओपिनियन, यहाँ पर एडवर्स ओपिनियन, यहाँ पर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। शुरू के 5 पॉइंट यहाँ पर सेम रहेंगे, यहाँ पर सेकंड पॉइंट चेंज हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या चेंज होगा? द ऑडिटर वाज इंगेज टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये चेंज होगा। और उसके बाद ओपिनियन की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, यहाँ पर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस फॉर क्वालिफाई ओपिनियन सेक्शन, द कंपेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट ट्रूली एंड फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। यहाँ पर आ जाएगा बेटा बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस फॉर एडवर्स सेक्शन, द कंपेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट ट्रूली एंड फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। और यहाँ पर ऑडिटर बोलेगा कि मैं कोई ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ बिकॉज ऑफ द significance of matter described in the basis of disclaimer of section of audit report, auditor was unable to obtain the sufficient appropriate audit evidence। अब बेटा यहाँ पर बेसिस फॉर ओपिनियन में हेडिंग चेंज हो जाएगी, बेसिस फॉर क्वालिफाई, बेसिस फॉर एडवर्स, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर। यहाँ पर जो 4 पॉइंट आते हैं ऐसे 700 में सेम आएंगे, बस लास्ट पॉइंट में बेसिस फॉर क्वालिफाई ओपिनियन लिख देना है, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन लिख देना है। और जब डिस्क्लेमर करेंगे तो 2 पॉइंट लिखेंगे ही नहीं। सेकेंड नंबर पॉइंट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी का रेफरेंस और 4 पॉइंट सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लिए
लिए हैं इसके बारे में हम कोई बात नहीं लिखेंगे, 2 पॉइंट ओमिट हो जाएगा, सेकंड एंड फोर्थ नंबर पॉइंट। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम रहेगा यहाँ पर, और जो ऐसे 700 में था यहाँ पर केवल 3 पॉइंट आएंगे। पहला हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट कंडक्ट करने की थी, सेकेंड इज हम एविडेंस नहीं ले पाए जिसकी वजह से हम कोई ओपिनियन नहीं दे पा रहे हैं, और हमने इंडिपेंडेंसी और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल किया है।